नमस्कार बच्चों। अब हम आपसे पदबंध की चर्चा करने जा रहे हैं कि पदबंध क्या है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है और वाक्य बनता है अनेक सार्थक शब्दों के मेल से। और वो जो सार्थक शब्द हैं तो वो भी भाषा की महत्वपूर्ण इकाई हुए फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि पद किसे कहते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, अर्थात वाक्य में उसका प्रयोग हो जाता है, तब वो पद कहलाता है। अब पदबंध क्या है? तो पदबंध जब दो या दो तीन कहिए 4-5 तक जब शब्द यानी पद मिल करके एक नियत क्रम और एक निश्चित अर्थ देते हैं और एक पद के रूप में कार्य करते हैं, तब वो पदबंध कहलाता है। फिर से इस बात को समझिए कि जब 2 या 3 शब्द यानी पद वाक्य में, या उससे अधिक भी हो सकते हैं, 4-5 तक हो सकते हैं, और वो एक नियत क्रम से हो और एक निश्चित अर्थ दे रहे हों और एक वाक्यांश के रूप में हो और एक पद के रूप में कार्य कर रहे हों, तब वो पदबंध कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको इस बात को समझाते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें अयोध्या के राजा दशरथ ये पूरा एक पदबंध है, क्योंकि दशरथ के 4 पुत्र थे। इससे भी बात सिद्ध होती है, दशरथ एक पद है केवल, पर उसके आगे ये 3 जो पद हैं अयोध्या के राजा। अब ये 3 पद दशरथ पद के साथ मिल करके एक नियत क्रम से भी आए हैं, एक निश्चित क्रम से भी, और एक निश्चित अर्थ को भी दे रहे हैं। तो ये पूरा एक पदबंध कहलाया, क्योंकि ये चारों मिल करके, ये चारों पदों का समूह मिल करके एक पद का कार्य कर रहा है, इसलिए ये पदबंध कहलाया। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या है। अब ये पदबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं कि जैसे अगर वो वाक्यांश, वो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। अगर वो विशेषण का कार्य कर रहा है तो विशेषण पदबंध कहलाता है। अगर वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। और अगर वो क्रिया का कार्य कर रहा है तो क्रिया पदबंध कहलाता है। और अगर वो क्रिया विशेषण यानी और या अव्यय का कार्य कर रहा है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो इस प्रकार वाक्य में उस पदबंध का प्रयोग जिस तरह से है तो वो उस रूप में ही लिया जाता है और माना जाता है। अब हम इस प्रकार समझ गए कि पदबंध के कितने भेद हैं। तो पहले तो पदबंध क्या है ये हमको समझ में आ गया, फिर हमको ये भी समझ में आ गया कि पदबंध के कितने भेद हैं। तो पदबंध के भेद को एक बार फिर से समझ लीजिए कि इस आधार पर 5 प्रकार इसके होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, फिर सर्वनाम पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण पदबंध या उसको अव्यय पदबंध भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 भेद होते हैं बच्चों पदबंध के। अब हम सबसे पहले संज्ञा पदबंध की बात आपसे करते हैं। अब संज्ञा पदबंध उसे कहते हैं कि जब वो पदबंध संज्ञा के रूप में कार्य करता है तब संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसा कि हमने आपको अभी एक उदाहरण दिया ही था कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब इसमें अयोध्या के राजा दशरथ ये पूरा वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसी को हम एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। अब दशरथ पुत्र राम ये भी जो है संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अब इसी के साथ अब दूसरा हम लेते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? विशेषण पदबंध वही है कि जो
वाक्यांश, जो पदबंध, जो पदों का समूह वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है एक पद के रूप में बन करके, वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां कभी समय से नहीं पहुंचती। अब तेज चलने वाली, अब ये तीन पद मिलकर के, तीन पदों का समूह मिलकर के एक पद का कार्य कर रहे हैं, गाड़ियों की विशेषता बता रहे हैं। तो यहां पर ये क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि विशेषण पदबंध से क्या तात्पर्य है। इसी तरह से सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम जैसा कि आप जानते ही हैं कि सर्वनाम कौन से शब्द कहलाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके आगे 2-3 शब्दों का, पदों का समूह मिलकर के वो बना है, तो वहां पर सर्वनाम पदबंध होगा। जैसे तेजी से चलने वाले व्यक्ति दुर्घटना को रोक लेते हैं। अब यहां पर जो ये तो हो गया आपका संज्ञा पदबंध, क्योंकि यहां पे व्यक्ति शब्द आया है जो संज्ञा का कार्य कर रहा है। अब इसी बात को हम दूसरी तरह से लें कि फुर्ती दिखाकर आपने दुर्घटना को रोक लिया। अब ये आपने सर्वनाम है, तो यहां पर सर्वनाम पदबंध होगा। फुर्ती दिखाकर आपने दुर्घटना को रोक लिया। अब यहां पर फुर्ती दिखाकर आपने, ये जो पदों का समूह है, ये जो पदबंध है, ये सर्वनाम पदबंध के रूप में हमारे सामने आया है। ये सर्वनाम पदबंध है। अब इसके आगे हम क्रिया पदबंध, वही बात होती है कि जो 2-3 पदों का समूह मिलकर वाक्य में क्रिया का कार्य करता है, वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि 2-3 शब्द, पद मिलकर के जिसमें संयुक्त क्रियाएं होती हैं, वाक्य में होती हैं, तो वो वहां पर क्रिया पदबंध होता है। इसी प्रकार जब 2-3 पदों का समूह, शब्दों का यानी पदों का समूह अपने निश्चित क्रम में क्रिया की विशेषता अगर वाक्य में बता रहे हैं, तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा, या अव्यय पदबंध हम उसको कह सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको ये बताया कि पदबंध क्या है। पहले तो ये बताया पद क्या है, फिर पदबंध क्या है, और उसके पश्चात पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो बताया कि 5 प्रकार के पदबंध होते हैं, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। और दूसरी चीज इसके बाद ये बताया कि इनका कैसे कैसे हम इनको पहचानते हैं। अब एक चीज और आती है, कभी कभी हम वाक्य में समझ नहीं पाते कि यहाँ संज्ञा पदबंध होगा या विशेषण पदबंध होगा। तो उसको पहचानने का सबसे सरल और सीधा तरीका यही है कि अब जैसे एक वाक्य है, जैसे हमने लिया कोई वाक्य है, अब जैसे लिया बेकार बैठने वाले लोग। अब इस तरह प्रयोग हुआ है, इसमें अंडरलाइन है या ये इसको अंडरलाइन किया गया है कि ये पदबंध है। अब पदबंध पहचानिए कि कौन सा पदबंध है। तो अगर वो पूरा वाक्य मानिए ये दिया है, बेकार बैठने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। अब इसमें बेकार बैठने वाले लोग, यहां तक अगर मोटे अक्षर में लिखा हुआ है या रेखांकित है और लिखा है कि पदबंध बताइए, तो ये पूरा पदबंध जो है, पदों का समूह, ये संज्ञा का काम कर रहा है। लोग और उसके आगे ये 3 पद मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए संज्ञा पदबंध है। और इसी में से अगर केवल इतने में ही रेखांकित होता, बेकार बैठने वाले और लोग अलग वाक्य में आ जाता, वाक्य के दूसरे अंश में होता, या मोटे अक्षरों से सिर्फ इनको लिखा गया होता बेकार बैठने वाले, तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग का जो है विशेषता बता रहा है, कैसे लोग, बेकार बैठने वाले, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण उपबंध है। एक बात और होती है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है, पदबंध क्या है और उपवाक्य क्या है। तो पदबंध जो होता है, जैसे हमने बताया कि वो 2-3 शब्दों का समूह होता है और वो वाक्य में एक अर्थ देता है,
और उस पर उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। और दूसरी ओर जो उपवाक्य होता है वो एक तो उसमें क्रिया होती है और उपवाक्य पूरा अर्थ कभी नहीं देता है। तो बच्चों ये अंतर है पदबंध और उपवाक्य में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या है, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं और पदबंध को किस तरह से पहचाना जाए। अगर कोई समस्या है तो हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप उसका समाधान हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद।